विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याएं और उसका कीमत प्रणाली के द्वारा किस प्रकार से समाधान किया जाता है का अध्ययन किया था। आज हम उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र की जो आधारभूत या केंद्रीय समस्याएं हैं उनका किस प्रकार से हल किया जाता है या उन समस्याओं को किस प्रकार से समझाया जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको पीपीसी वक्र भी कहा जाता है। यह वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। यानी हमने पहले बताया था कि हम तकनीक या तो श्रम गहन तकनीक काम में ले सकते हैं या पूंजी गहन तकनीक काम ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास तकनीक दी हुई है और साधन दिए हुए हैं तो उन साधनों का उस तकनीक के द्वारा उपयोग करके हम कितना माल उत्पन्न कर सकते हैं, ये हमें उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा पता चलता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन सीमा या परिधि, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अथवा संक्षेप में पीपी फ्रंटियर भी कहा था। इसे रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। इन्हें अलग अलग कई नामों से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत है उत्पादन संभावना सीमा, यानी उत्पादन की संभावना की सीमा को व्यक्त करता है। फिर है उत्पादन संभावना फ्रंटियर, पीपी फ्रंटियर, जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इसको ये नाम दिया था। उसके पश्चात है रूपांतरण वक्र, है ना, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब हम एक वस्तु या एक तरह की वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमें दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ता है, यानी रूपांतरण करना, वस्तुओं को रूपांतरण करना। और नेक्स्ट है रूपांतरण की सीमा को निर्धारित करना। तो इस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र के चार अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। अब उत्पादन संभावना वक्र या पीपीसी वक्र की क्या क्या मान्यता है। इसकी सबसे पहली मान्यता है कि संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम प्रयोग किया जाता है। तो जब हम पीपीसी वक्र बनाते हैं तब हम ये मानकर चलते हैं कि जो जितने भी साधन है हमारे पास सीमित मात्रा में, उसका पूरा और कुशलतम प्रयोग किया जा रहा है। यानी संसाधनों को एक उपयोग से निकालकर दूसरे उपयोग में डालने पर उत्पादन यथास्थिर बना रहेगा। नेक्स्ट है फिर दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल दो वस्तुओं को उत्पादित किया जा सकता है। तो हम पीपीसी वक्र में केवल दो वस्तुओं को लेते हैं या दो वस्तु समूहों को लेते हैं, और ये सिर्फ उन दो वस्तु समूहों को उत्पादित करने के बारे में ही जो है विचार व्यक्त कर सकता है। तीसरा है फिर संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होते हैं। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो जितने भी संसाधन हैं वो सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान कार्यकुशल नहीं होते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में वो कम काम करेंगे तो किसी वस्तु के उत्पादन में ज़्यादा काम करेंगे। और फिर तकनीक के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है। जो तकनीक हम मानेंगे इसमें, उस तकनीक को हम स्थिर मान लेंगे, तकनीक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब हम इस सारणी के द्वारा समझ सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक दिए हुए समय में श्रम, पूंजी, प्राकृतिक साधन, तकनीकी ज्ञान का एक निश्चित भंडार पाया जाता है। अगर उन साधनों का उपयोग केवल दो पदार्थों, जैसा कि हमने इस टेबल में माना है, मक्खन और बंदूक, यहाँ मक्खन से हमारा तात्पर्य खाद्यान्नों से है या आवश्यक वस्तुओं से है, जबकि बंदूक से तात्पर्य हमारा रक्षा सामग्री से संबंधित है। अगर इन दो वस्तुओं का किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाता है तो एक अर्थव्यवस्था में इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाएं हो सकती है, जिसमें से हमने ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये 6 संभावनाएं यहाँ दी है कि अगर यह राष्ट्र ए संभावना में वस्तु एक्स या मक्खन का उपभोग 0 करता है तो बंदूक का उत्पादन 20 इकाई कर सकता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे वो मक्खन की मात्रा में वृद्धि करेगा उसे बंदूक की मात्रा में कमी करनी होगी, क्योंकि संसाधन सीमित है और वस्तु रूपांतरण वक्र इसे कहा जाता है। तो जैसे हम बी पर मक्खन की 1 इकाई उत्पन्न करेंगे तो बंदूक की 18 इकाई। इसी प्रकार से अंत में एफ पर मक्खन की 5 इकाई अगर हम उत्पन्न करेंगे तो बंदूक का उत्पादन 0 हो जाएगा। तो यानी ए संभावना में मक्खन 0 है, जबकि एफ संभावना में जो है बंदूक 0 है। तो इस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र अगर हम इससे बनाएं तो वो हमारे सामने इस प्रकार से बनेगा। इसमें ए, बी, सी, डी, ई और एफ वही संभावनाएं दी हुई है। ए संभावना हमें ये बताती है कि बंदूकों का उत्पादन अगर 20,000 किया जाता है तो ऐसी स्थिति में मक्खन का उत्पादन 0 होगा। बी बिंदु पर जब हम आते हैं तब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर 18,000 अगर बंदूकों का निर्माण किया जाता है
तो 1,00,000 किलो मक्खन का उत्पादन किया जाएगा। तो ये जो ABCDEF इनको मिलाने वाली रेखा है, इसे हम उत्पादन संभावना वक्र या PPC वक्र कहते हैं। इस PPC वक्र में हम देखेंगे कि जो है समस्त साधनों को अगर हम बंदूकों को बनाने में लगा देते हैं तो हमें A बिंदु प्राप्त होता है ना। दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोग A से लेकर के F के बीच में पाए जाते हैं। एक देश युद्ध काल में संभवतः B और C बिंदु को चुनेगा, A बिंदु को नहीं चुनेगा, B या C बिंदु को चुनेगा, क्योंकि बंदूकों के साथ या रक्षा सामग्री के साथ साथ उसे खाद्यान्न या मक्खन की भी आवश्यकता होगी, ताकि वह अधिक बंदूकें बना सके और अधिक मात्रा में युद्ध सामग्री का निर्माण कर सके। और अगर शांति काल की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में वो D और E बिंदु को चुनेगा, ताकि वह अधिक मक्खन अथवा नागरिक उपभोग की अधिक वस्तुओं को उत्पादन कर सके। तो एक देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही उत्पादन करना चाहेगा और वस्तुओं के उपयुक्त संयोग का चुनाव करेगा। यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि उत्पादन संभावना वक्र एक अधिकतम की संभावना को व्यक्त करता है। इसका मतलब ये है कि दी हुई उत्पादन तकनीक का उपयोग करके साधनों के पूर्ण उपयोग की स्थिति में एक समाज दो वस्तुओं की अधिकतम मात्राओं के जो संयोग उत्पन्न कर सकता है, वे ही उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये वक्र जो है इस रेखा चित्र में ABCDEF के रूप में दिए गए हैं। ये साधनों के पूर्ण उपयोग व कार्यकुशल उपयोग को प्रकट करते हैं। यानी कि एक उत्पादन संभावना वक्र साधारणतया आर्थिक साधनों के पूर्ण उपयोग यानी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की दशा का ही सूचक होता है। लेकिन यदि कोई समाज जानबूझकर अपने 1/2 या 1/3 साधन बेकार अवस्था में पड़े रखना चाहे तो उस स्थिति के लायक पहले वक्र के नीचे ही एक दूसरा वक्र जो है उत्पादन संभावना वक्र का बनाया जा सकता है। अब इसमें देखिए चित्र में 2 बिंदु बने हुए हैं, एक M है और एक ऊपर की तरफ N है। तो M बिंदु वक्र के नीचे के भाग में स्थित है। इसका मतलब ये है कि समाज अपने साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा है। कुछ साधन बेकार पड़े हैं अथवा उनका पूर्ण कुशलता से उपयोग नहीं हो पा रहा है। M बिंदु पर मक्खन व बंदूक दोनों की मात्राएं कम है, किसी भी बिंदु से A से लेकर F तक जितने भी बिंदु हैं उन सब से कम है। यह बिंदु मूल बिंदु से जितना समीप होगा अर्थव्यवस्था में साधनों की उतनी ही अधिक कार्यकुशलता को प्रकट करेगा। यानी ये जितना जीरो के नज़दीक होगा उतना ही कार्यकुशलता को प्रकट करता जाएगा। साधन उतनी ही अधिक मात्रा में बेकार पड़े रहेंगे जितना ये जीरो बिंदु के नज़दीक होगा। तो M बिंदु जितना उत्पादन संभावना वक्र के नज़दीक होगा साधनों की उतनी ही अधिक कार्यकुशलता अथवा साधनों के अधिक उपयोग की स्थिति को प्रकट करेगा। तो M जैसे बिंदु साधनों के कम अथवा घटिया स्तर के उपयोग को सूचित करते हैं। ऐसे देश का पहला काम ये होना चाहिए कि वह M बिंदु से B बिंदु, C बिंदु, D बिंदु, E बिंदु यानी वक्र के किसी अन्य बिंदु की तरफ बढ़े। अब चित्र में एक N बिंदु और दिया हुआ है जो वक्र के ऊपर है दाईं तरफ। ये एक ऐसा बिंदु है जिसे फिलहाल साधनों के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समाज अपने आर्थिक साधन बढ़ाकर अथवा उत्पादन की तकनीक में आवश्यक सुधार करके N बिंदु पर पहुंच सकता है। जैसे जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका है, जापान है, उन्होंने अपने साधन बढ़ाकर और विज्ञान व तकनीक का सहारा लेकर के और तकनीक का गहरा उपयोग करके उत्पादन की विधियों में सुधार करके न केवल N जैसे बिंदुओं को प्राप्त किया है बल्कि वे उत्तरोत्तर और ऊंचे उत्पादन संभावना वक्रों पर पहुंचते गए हैं। यानी उनके उत्पादन संभावना वक्र निरंतर ऊपर की ओर खिसकते चले गए हैं। ऐसा उन देशों में आर्थिक विकास के कारण ही संभव हो सका है। तो इस प्रकार से हमें उत्पादन संभावना वक्र ये उत्पादन की जो है अनुकूलतम दशाओं को बताता है कि साधनों का पूर्ण प्रयोग करने पर और तकनीक के दिए हुए होने पर कितना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं पीपीसी की जो आधारित है वो इस मान्यता पर है कि अर्थव्यवस्था में संसाधन हमारे स्थिर होते हैं, परंतु इस परिवर्तनशील संसार में एक अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता संसाधनों तथा तकनीक में परिवर्तन के कारण लगातार ही बदलती रहती है। संसाधनों तथा तकनीक में परिवर्तन पीपीसी वक्र में परिवर्तन ला देते हैं। पीपीसी में परिवर्तन अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में परिवर्तन अर्थात विद्या कमी को दर्शाता है। तो इस प्रकार से पीपीसी वक्र में जो है परिवर्तन हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, M से ऊपर की तरफ जाएगा, N बिंदु भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार से होते हैं, यानी पीपीसी के परिवर्तन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक पहला तो पीपीसी में खिसकाव। जब पीपीसी खिसकेगा
तब दोनों वस्तुओं के संदर्भ में उत्पादन क्षमता में परिवर्तन आएगा, अर्थात संसाधनों या तकनीक में परिवर्तन हो। और दूसरा है पीपीसी में घुमाव, यानी रोटेशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी में घुमाव तब होता है जब केवल एक वस्तुओं के संदर्भ में उत्पादन क्षमता में परिवर्तन हो, अर्थात संसाधनों या तकनीक में परिवर्तन हो। तो हम सबसे पहले लेते हैं पीपीसी में खिसकाव या पीपीसी का ऊपर की ओर खिसकना। ये जो रेखा चित्र है आपके सामने, इसमें एएफ प्रारंभिक उत्पादन संभावना वक्र है। यदि सभी साधनों की मात्रा बढ़ा दी जाए या वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण दिए हुए साधनों की उत्पादकता में वृद्धि हो जाए तो एएफ वक्र अपने दाहिनी तरफ खिसक कर ए डैश एफ डैश यानी ऊपर की तरफ जैसी स्थिति में आ जाएगा, जहां पर वो मक्खन और बंदूकें दोनों का उत्पादन बढ़ जाएगा। यदि सभी सुधार केवल मक्खन के उत्पादन में किए जाते तो केवल एफ बिंदु दाईं तरफ खिसक जाता है ना। इस परिवर्तन को ए एफ डैश जैसे उत्पादन संभावना वक्र से सूचित किया जा सकता था, जैसा कि मैं बता रहा था आपको अभी। तो अगर खाली जो है मक्खन के क्षेत्र में ही परिवर्तन होता तो ऐसी स्थिति में ये वक्र इस प्रकार का हो जाता है ना, और इसको हम ए एफ डैश नाम दे सकते थे। तो इस प्रकार से अगर किसी एक के उसमें परिवर्तन होता है तो उत्पादन संभावना वक्र एक तरफ ही खिसकेगा। और सभी सुधार अगर बंदूकें के उत्पादन में किए जाते तो ए बिंदु ऊपर की ओर खिसक करके ए डैश जैसी स्थिति में पहुंच जाता, लेकिन एफ बिंदु पहले जैसी स्थिति में ही बना रहता। इस प्रकार की स्थिति ए डैश एफ जैसे उत्पादन संभावना वक्र से सूचित की जा सकती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बनाकर बताऊंगा किस प्रकार से। ये प्रारंभिक उत्पादन संभावना वक्र है ए और एफ, ये 0। इधर नीचे हमने मक्खन लिया है और इधर हमने बंदूकें ली है एक्स और वाई। अब यदि केवल मक्खन की तकनीक या मक्खन के उत्पादन के साधनों में ही अगर परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार का हो जाएगा। इसको हम नाम दे सकते हैं ए एफ डैश। और अगर मान लें कि केवल जो है बंदूकों के क्षेत्र में ही अगर विकास होता, अगर विकसित होता तो ऐसी स्थिति में एफ तो यहीं पर रहता, ए यहाँ रहता, लेकिन ये उत्पादन संभावना वक्र इस तरह से शिफ्ट होकर के ए डैश हो जाता। तो उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन इस प्रकार से भी हो सकते हैं, जैसा कि पहले बताया था। या तो पूरा उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर खिसक सकता है, या फिर उत्पादन संभावना वक्र अपने किसी एक तरफ के हिस्से में एक्स अक्ष की तरफ या वाई अक्ष की तरफ खिसकता है, जो उत्पादन किसी एक वस्तु के उत्पादन में या एक वस्तु समूह के उत्पादन में ही उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है या तकनीक में परिवर्तन होता है, इसको व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से जो है, अब हम पहले वाला चित्र वापस लेंगे। पहले वाले चित्र के द्वारा, अब इस चित्र के द्वारा हम आर्थिक समस्याओं का उल्लेख उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से कर सकते हैं कि इस चित्र में ए से बी, बी या सी, डी, ई, एफ पर जाने की समस्या अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रथम केंद्रीय समस्या क्या उत्पन्न किया जाए को सूचित करती है। यानी हमें ए से किस तरफ जाना है, बी पर जाना है, डी पर जाना है, एफ पर जाना है, ये क्या उत्पन्न किए जाए की समस्या को सूचित करती है। विभिन्न जो संयोग है दो वस्तुओं की अलग अलग मात्राओं को सूचित करते हैं, जो साधनों का कार्यकुशल व पूर्ण उपयोग करके उत्पन्न की जा सकती है। एक समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओं के संयोग का चुनाव करेगा। अब समाज को ये चुनाव करना है, राष्ट्र को ये चुनाव करना है कि उसे ए बिंदु से डी पर जाना है, ई पर जाना है या सी पर रहना है। अब जो ये चित्र है, इसमें एम बिंदु साधनों के अकार्यकुशल उपयोग व कुछ साधनों के बेकार पड़े रहने की दशा को सूचित करता है। जो हमारी अन्य जो समस्याएं थी, केंद्रीय समस्याएं, जिसमें हमने लिया था कि साधनों का उपयोग कितनी कार्यकुशलता से किया जा रहा है, और एक लिया था हमने क्या देश के साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है या अथवा उसमें कुछ साधन बेकार पड़े रहते हैं। तो ये इस समस्या को व्यक्त करता है। जो एम है वो हमारी अन्य समस्याओं में पहली और दूसरी समस्या को व्यक्त करता है। फिर इसमें जो एन बिंदु है वो फिलहाल अप्राप्य है, यानी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह आर्थिक विकास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और जैसा कि चित्र 2 में हमने, इसके बाद वाले चित्र में हमने बताया था कि स्वयं वक्र ऊपर की ओर
खिसक जाता है, जो कि हमारी अन्य जो समस्याएं थी उसमें जो लास्ट समस्या थी कि क्या अर्थव्यवस्था की वस्तुओं व सेवाओं को उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ रही है अथवा यथास्थिर बनी हुई है। अगर वक्र इसके ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करने की क्षमता में वृद्धि हो रही है, ऐसा माना जाना जाएगा। अब जो तीसरी हमारी प्रमुख समस्या है कि उत्पादन किसके लिए हो रहा है, का उत्पादन संभावना वक्र प्रत्यक्ष या सीधा जवाब नहीं देता है। लेकिन अगर हम मान लें कि साइकिलों व कारों से संबंधित कोई वक्र है, उस पर अधिक साइकिलों का बिंदु चुना जाता है, तो वो ये प्रकट करता है कि देश में आय की असमानता विद्यमान है और आम जनता के लिए साइकिलों का उत्पादन अधिक किया जा रहा है। तो अगर आम लोगों के उपयोग वाली वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन का बिंदु हम चुनते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस देश में आय की असमानता ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमने इन समस्याओं को उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर उत्पादन संभावना वक्र के उपयोग कि इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। इसके प्रमुख रूप से जो है दो उपयोग अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए जाते हैं। उनमें सबसे पहला है निर्धन एवं संपन्न राष्ट्रों के उपभोग में अंतर, यानी हम इसके द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि दोनों राष्ट्रों के उपभोग में किस प्रकार का अंतर है। ये जो रेखा चित्र है इसमें अ वाला भाग है वो निर्धन राष्ट्र के लिए है और जो आ वाला भाग है वो विकसित राष्ट्र के लिए। तो चित्र जो अ है इसमें निर्धन राष्ट्र अपने साधनों का अधिकांश भाग भोजन पर लगाता है। देखो नीचे भोजन या अनिवार्यताएं ली गई है और वाई अक्ष पर विलासिताएं ली गई है। तो जो ये बिंदु है वो एक्स अक्ष के ज़्यादा समीप है। ज़्यादा समीप होने का कारण ये है कि यह देश अधिकांश अपने साधनों को भोजन या अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन में लगाता है और बहुत ही कम मात्रा में विलासिताओं का उपभोग कर पाता है। अगर ये देश बाद में विकसित हो जाता है तो हम आज जो चित्र है इसका दूसरा वाला चित्र है उसमें हम देखते हैं कि ये ए बिंदु से बी बिंदु पर चला जाता है, जिससे ये प्रकट होता है कि अब भोजन का उपभोग या अनिवार्यताओं का उपभोग कम हो गया है, F से F1 तक ही बढ़ा है, लेकिन विलासिताओं का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बढ़ा है। पहले L था तो L से बढ़ करके L1 हो गया है। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास का उपभोग पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास से विलासिता एवं आरामदेह पदार्थों का उपयोग भोजन व अन्य अनिवार्यताओं के उपभोग की तुलना में ज़्यादा तेज गति से बढ़ता है। नेक्स्ट इसका दूसरा उपयोग है वो है वर्तमान उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं के बीच चुनाव करना। ये दो चित्र दे रखे हैं, इसमें एक बचत से पूर्व की स्थिति है और एक बचत के बाद की स्थिति है। बाद की स्थिति में 3 देश बताए हमने, पहला देश, दूसरा देश और तीसरा देश। 3 राष्ट्र जो है वो आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हैं। A1 पर जो राष्ट्र है वह कुछ भी नहीं बचाता है क्योंकि वो एक्स अक्ष के 0 बिंदु पर, एक्स अक्ष का जहाँ स्पर्श कर रहा है वहाँ पर है और पूरा का पूरा वो खर्च जो है कहाँ पर लगा रहा है, वर्तमान उपभोग पर। पूंजी निर्माण उसके लिए 0 है। विकास के बाद जो है अगर हम दूसरे चित्र पर आए तो यह A से B पर चला जाता है, जिससे प्रकट होता है A पर जो राष्ट्र है वह कुछ नहीं बचाता है, केवल जो है काम में ली गई मशीनों को ही बदल पाता है। A2 पर जो राष्ट्र है वह सब कुछ उपभोग का वह कुछ उपभोग यानी थोड़े बहुत उपभोग का त्याग करता है और A3 पर जो राष्ट्र है वह नई मशीनों में काफ़ी विनियोग करता है और इसके लिए उसे वर्तमान उपभोग का काफ़ी मात्रा में त्याग करना पड़ता है। आगे चलकर जो तीसरा देश है वो दूसरे देश से काफ़ी आगे निकल जाता है और पहला देश जहाँ था वहीं पर रह जाता है। तीसरे देश के पास अधिक मशीनें होने से वह दूसरे देश की तुलना में दोनों प्रकार की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पन्न कर पाता है। इस प्रकार से बचत या पूंजी निर्माण का महत्व स्पष्ट हो जाता है। जो देश पूंजीगत माल पर अपने साधन लगाता है उसे वर्तमान उपभोग में तो कमी करनी पड़ेगी, लेकिन आगे चल कर के भविष्य में दोनों प्रकार की वस्तुओं को अधिक मात्रा में वो उत्पन्न कर पाएगा। तो इस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र का उपयोग करके ये सिद्ध किया जा सकता है कि तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करके एक देश ऊंचे उत्पादन संभावना वक्रों पर जा सकता है। यदि सभी उत्पादन के साधनों में वृद्धि हो सके तो देश का आर्थिक विकास उस स्थिति की अपेक्षा ज़्यादा होगा जबकि एक साधन स्थिर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पहला राष्ट्र ए बिंदु पर है वो दूसरे चित्र में, चित्र में देखिए वो B1
पर आ जाता है। B1 का मतलब है कि वो सारा का सारा वर्तमान उपभोग पर खर्च कर रहा है और पहले जिस स्थिति में था अब भी उसी स्थिति में रहता है। दूसरा देश जो A2 पर था वो B पर आ जाता है, यानी इससे ऊंचे उत्पादन संभावना वक्र पर चला जाता है, यानी अब वो पहले से ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकता है। और जो तीसरा देश जिसने पूंजी निर्माण ज़्यादा किया था और वर्तमान उपभोग कम किया था, वो इन दोनों से ही ऊपर चला जाता है B3 पर, और अब वो इन दोनों से पहले की तुलना में ज़्यादा जो है वर्तमान उपभोग के लिए वस्तुएं और पूंजी निर्माण को उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार से बचत से पूर्व A1 पर जो राष्ट्र था वो उसी स्थिति में रहता है, A2 पर जो राष्ट्र था वो थोड़ा सा विकास कर पाता है, और A3 पर जो राष्ट्र था उस ज़्यादा बचत करने के कारण वो सबसे ऊंचे उत्पादन संभावना वक्र पर चला जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ, उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याओं का स्पष्टीकरण और उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा के उपयोग एवं किस प्रकार से हम देश के साधनों की कार्यकुशलता में उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं आदि के बारे में अध्ययन किया।